इस बीच मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह को शिलोंग में भारत सरकार से बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद उनको तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक वो मर्डर एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते थे, और ये मर्डर एग्रीमेंट आगे चलकर मणिपुर में हो रही हिंसा की वजह बनता है। इसी मर्डर एग्रीमेंट का हवाला देकर मैतेई लोग आज भी कहते हैं कि उनको उस टाइम एसटी का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन मणिपुर में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी शुरुआत 13 सितंबर 1960 से होती है, जब भारत सरकार मणिपुर में लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आती है। मणिपुर हाई कोर्ट ने सरकार को मैतेई कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में रखने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस पर जल्दी से विचार करे। इसके अलावा फरवरी 2023 के महीने में बीरेन सिंह की सरकार ने हिल्स वाले जिलों में ऑपरेशन स्टार्ट किया और जंगलों में रहने वाले लोगों को यह कहकर निकाला जाने लगा कि यह म्यांमार से आए हैं, जिससे वहां के ट्राइबल्स को लगा कि सरकार उनके खिलाफ है। इसके बाद कुकी समुदाय ने अपने इलाकों में मौजूद मैतेई घरों में आग लगाई। यही काम मैतेई लोगों ने अपने इलाकों में कुकी लोगों के साथ किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का यह फैसला पूरी तरीके से गलत है, लेकिन तब तक मणिपुर में दंगे फैल चुके थे। मणिपुर इंडिया का उत्तर पूर्वी स्टेट है। नॉर्थ में नागालैंड और साउथ में मिजोरम, वेस्ट में असम और ईस्ट में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। आप मैप में देख सकते हैं मणिपुर स्टेट में चारों तरफ माउंटेन्स है और जो बीच वाली जगह है वो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर के 90% एरिया में पहाड़ है और बीच का 10% एरिया इम्फाल वैली है जो प्लेन मैदान है। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन में से 65% पॉपुलेशन इसी 10% एरिया में रहती है। बाकी के 35% लोग इन पहाड़ों में रहते हैं। मणिपुर में मुख्य 3 ट्राइब्स हैं, मैतेई, कुकी और नागा ट्राइब्स। पहाड़ी वाले एरिया में कुकी और नागा लोग रहते हैं और जो बीच वाला फ्लैट एरिया है उसमें मैतेई लोग रहते हैं। मणिपुर का ईयर 1709 से पहले का नाम कांगलाई पाक था। उस टाइम पाम हेइबा मणिपुर के राजा थे। पाम हेइबा मैतेई थे, लेकिन ये शांतिदास अधिकारी के संपर्क में आते हैं और हिंदू रिलीजन को अपना लेते हैं। पाम हेइबा हिंदू रिलीजन अपनाने के बाद कांगलाई पाक का नाम बदलकर संस्कृत नाम मणिपुर रख देते हैं और खुद का नाम बदलकर गरीब नवाज कर देते हैं। इसके साथ ही ये पूरे मणिपुर स्टेट का रिलीजन हिंदुइज्म कर देते हैं। इसके बाद पाम हेइबा किंगडम ऑफ बर्मा पे अटैक करते हैं और बर्मा को मणिपुर से जोड़ लेते हैं। लेकिन ईयर 1751 में मणिपुर के राजा की डेथ हो जाती है और इसका फायदा उठाकर बर्मा मणिपुर पर कंटिन्यू अटैक करता है। 1819 आते आते ब्रह्मा पूरे मणिपुर पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद ईयर 1824 में मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ब्रिटिशर्स से मदद मांगते हैं। ब्रिटिशर्स की मदद से बर्मा पे अटैक करते हैं। 2 साल युद्ध करने के बाद फरवरी 1826 में ब्रिटिशर्स और बर्मा के बीच यादाम संधि के साथ युद्ध समाप्त होता है। इसके साथ ही मणिपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करना स्टार्ट कर देती है। ब्रिटिशर्स इंडिया में 2 तरीके से शासन करते थे। एक तो डायरेक्टली किसी भी स्टेट को अपने अंडर ले लेते थे, दूसरा इनडायरेक्टली राजा को राजा बनाए रखते थे, अपने ऑफिसर्स को राजा का सलाहकार बना देते थे, जिसको प्रिंसली स्टेट कहते थे। ब्रिटिशर्स ने मणिपुर में ऐसा ही किया था। मणिपुर के राजा गंभीर सिंह को राजा बनाए रखा और राज्य का टैक्स था वो इनडायरेक्टली खुद लेते थे। इसके बाद ईयर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। अंग्रेज अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए कुकीज लोगों को अपनी सेना में शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुकीज लोग मना कर देते हैं। इस बात से ब्रिटिशर्स कुकीज लोगों से नाराज हो जाते हैं और 1970s में कुकीज लोगों पे अटैक कर देते हैं। 2 साल तक युद्ध चलने के बाद ब्रिटिशर्स कुकीज को युद्ध में हरा देते हैं। इसको एंग्लो कुकी वार भी कहते हैं। इसी पर्टिकुलर टाइम में अंग्रेज कुकीज लोगों को क्रिश्चियनिटी फॉलो करवाते हैं। इस तरीके से कुकीज लोग ब्रिटिशर्स की वजह से क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं और मैतेई लोग अपने राजा की वजह से हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। इसके बाद वक्त बीतता है। ईयर 1941 में बोधचंद्र सिंह मणिपुर के राजा बनते हैं और इस टाइम तक ब्रिटिशर्स भारत छोड़ने वाले हैं, इस बात का पता लोगों को चलने लगा था। The departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. और ब्रिटिशर्स उस टाइम ये बोलते थे कि जब वो भारत छोड़कर जाएंगे तब जो प्रिंसली स्टेट थे उनका मर्डर इंडिया में नहीं होगा, वो जैसे हैं बाद में भी वैसे ही रहेंगे।
इसके बाद मणिपुर के लोग राजा पे लोकतांत्रिक शासन के लिए दबाव बनाते हैं और लोगों के दबाव को देखते हुए महाराजा बोध चंद्र सिंह ने मई 1947 में मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 लेकर आते हैं। इसके ठीक 3 महीने बाद 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद होता है। August the 15th, 1947, Independence Day for India. In London, the flags of the new Indian Union flutter over the headquarters of India and Pakistan. दूसरी रियासतों की तरह मणिपुर को भी जल्द ही फैसला लेना था, या तो वो स्वतंत्र रहे या फिर भारत में शामिल हो जाए। ऐसा लग रहा था कि मणिपुर स्वतंत्र रहना चाहता था। इस बीच मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह को शिलोंग में भारत सरकार से बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद उनको तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक वो मर्जर एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर देते। 21 सितंबर 1949 को मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह मर्जर एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं और मणिपुर को पारसी स्टेट का दर्जा दिया जाता है। A date etched in Manipur's history. But was this merger with India truly voluntary? Let's explore the complexities. इस मर्जर का मणिपुर के कुछ लोगों ने विरोध भी किया। उनका कहना था कि मर्जर एग्रीमेंट पर साइन बलपूर्वक राजा को बंदी बनाकर करवाए गए हैं और ये मर्जर एग्रीमेंट आगे चलकर मणिपुर में हो रही हिंसा की वजह बनता है। इसी मर्जर एग्रीमेंट का हवाला देकर मैतेई लोग आज भी कहते हैं कि उनको उस टाइम एसटी का दर्जा मिला हुआ था। हम आपसे अलग से एसटी का दर्जा नहीं मांग रहे हैं। फिर 1956 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। उसके बाद 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। लेकिन मणिपुर में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी शुरुआत 13 सितंबर 1960 से होती है, जब भारत सरकार मणिपुर में लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आती है, जिसमें यह था कि मणिपुर की वैली का जो एरिया था, यहाँ के लोग हिल्स वाली जगह लैंड नहीं खरीद सकते, जबकि हिल्स में रहने वाली ट्राइब्स इम्फाल वैली में जहां मैतेई लोग रहते थे वहां भी जमीन खरीद सकते थे। यानी हिल्स वाली ट्राइब्स पूरे मणिपुर में कहीं भी लैंड खरीद सकती थी। इसके अलावा 1965 में एक चीज़ और हुई, जब भारत सरकार ने लोकुर कमेटी बनाई, जिसको ये डिसाइड करना था कि इंडिया में कौन एसटी होगा और कौन एसटी नहीं होगा। तो लोकुर कमेटी ने मैतेई कम्युनिटी को एससी ओबीसी कैटेगरी में रखा, जबकि नागा और कुकी ट्राइब्स को एसटी कैटेगरी में रखा। इसके बाद मैतेई लोग खुद को एसटी कैटेगरी में शामिल करने के लिए अलग अलग तर्क देते हैं, जैसे कि 1949 में जो इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा मिला हुआ था। मैतेई लोगों का यह भी कहना था कि म्यांमार से अवैध तरीके से कुकी लोग मणिपुर में आके रहते हैं, जिससे मणिपुर की हिल्स वाले एरिया में कुकीज ट्राइब की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई है। साथ में ये भी कहते हैं कि हिल्स वाली ट्राइब्स इम्फाल वैली में ज़मीन खरीद सकती है, जबकि मैतेई लोग हिल्स में ज़मीन नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से मैतेई लोग इम्फाल वैली में सिमट कर रह जाएंगे, जिससे मैतेई लोगों की संस्कृति और परंपराएं खत्म होने का खतरा है। और दूसरी तरफ कुकी और नागा ट्राइब्स मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा देने के विरुद्ध में यह तर्क देती है कि इससे सरकार और समाज पर उनका प्रभाव और अधिक मजबूत होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्र में बसने की अनुमति मिल जाएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर कुकी और मैतेई लोगों के बीच बार बार हिंसा होती रही। लेकिन फिर आता है साल 2022, मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने थे। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर जाते हैं और मणिपुर के लोगों को कहते हैं कि अब की बार हमें 5 साल दीजिए। एक वादा कर जाना चाहता हूं कि अगर 5 साल फिर से एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, सारे के सारे उनकी हथियारी ग्रुपों के साथ चर्चा कर हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे और ये पहाड़ियों पर शांति की स्थापना करेंगे। इसके बाद मैतेई और कुकी दोनों बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी चुनाव में जीत जाती है। मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन इतिहास बदलने वाला रहा। उसने 60 विधानसभा सीटों में 32 पर जीत दर्ज, यानी पहली बार वो वहां अकेले दम पर सरकार बनाएगी। इसके बाद 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने सरकार को मैतेई कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में रखने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस पर जल्दी से विचार करें। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कुकी लोग इसका विरोध करते हैं। मणिपुर ट्राइबल यूनियन के कई संगठनों ने हाई कोर्ट में अपील की और कुकी समुदाय ने आरोप लगाया कि मैतेई समुदाय एसटी का दर्जा प्राप्त करके राज्य के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश कर रहा है।
मैतेई लोग इस मामले में अपील दायर करने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसको लेकर दोनों में लड़ाई होती है, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा फरवरी 2023 के महीने में बीरेन सिंह की सरकार ने हिल्स वाले जिलों में ऑपरेशन स्टार्ट किया और जंगलों में रहने वाले लोगों को यह कहकर निकाला जाने लगा कि यह म्यांमार से आए हैं, जिससे वहां के ट्राइबल्स को लगा कि सरकार उनके खिलाफ है। इसके बाद 3 मई 2023 ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने सरकार और कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए रैली निकाली। इसके जवाब में मैतेई लोग भी उसी दिन रैली निकालते हैं। इसी दिन बीरेन सिंह चूराचांदपुर में एक ओपन जिम का उद्घाटन करने आए थे। वहां मौजूद लोगों ने बीरेन सिंह का विरोध किया और ओपन जिम में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने उस एरिया में धारा 144 लगा दी और 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब चूराचांदपुर में एंग्लो कुकी वार मेमोरियल गेट को जला दिया गया। इसके बाद कुकी समुदाय ने अपने इलाकों में मौजूद मैतेई घरों में आग लगाई। यही काम मैतेई लोगों ने अपने इलाकों में कुकी लोगों के साथ किया। इसके बाद मणिपुर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और हजारों लोगों की जान जाती है, साथ ही कई लोगों के घरों को जला दिया जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट को चेंज करने के राइट्स है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का ये फैसला पूरी तरीके से गलत है, लेकिन तब तक मणिपुर में दंगे फैल चुके थे। मणिपुर की इस समस्या का हल न तो मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट के पास था, ना ही इंडियन गवर्नमेंट के पास। इस पूरे मुद्दे पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी तक चुप थे। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में चैन से सो सकते हो? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ मणिपुर में। मणिपुर जल रहा था, वहाँ के लोग मर रहे थे, लेकिन सरकार वोट बैंक के चक्कर में चुप थी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने थे। इसके अलावा एक चीज और होती है, उस वक्त सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल होती है जिसमें यह बताया जाता है कि एक मैतेई महिला का गैंग रेप करके कुकी मिलिटेंट्स ने मार दिया। जब तक ये पता चलता है कि ये फोटो फेक है, तब तक तो लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। एक फेक फोटो के चक्कर में हजारों लोग मरते हैं, सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप किया जाता है। कुकी समुदाय के 2 पुरुष और 3 महिलाएं जब हिंसा प्रभावित अपने जिले से भागने की कोशिश कर रहे थे तो मैतेई लोगों की भीड़ ने उन्हें रोक लिया। दोनों पुरुषों को भीड़ ने मार डाला और महिलाओं को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद एक महिला के साथ गैंग रेप किया जाता है और इनके कपड़े उतार के सड़कों पे घुमाया जाता है। ये पूरी घटना 4 मई 2023 की थी, लेकिन इसका वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पे वायरल होता है। इसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर में हिंसा होने के 80 दिन बाद पहली बार 20 जुलाई को पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं। प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में मणिपुर घटना पर कहा, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद 5 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने जब स्टेटमेंट दिया, उसके 9 दिन बाद 29 जुलाई को सीबीआई इस पूरे मामले की जांच स्टार्ट कर देती है और सीबीआई 16 अक्टूबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। सीबीआई की चार्जशीट में यह था कि जिस समय भीड़ इन महिलाओं का पीछा कर रही थी, उस वक्त वो महिला सड़क के किनारे खड़ी पुलिस की एक जिप्सी के पास भागकर अंदर बैठ जाती है, लेकिन भीड़ ने महिला को गाड़ी से बाहर निकाल लिया और उस समय मौजूद सभी पुलिसकर्मी मौके से चले गए थे। फिर आती है तारीख 9 फरवरी 2025। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और मणिपुर में बीजेपी को पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है।